नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, आज की जिस खबर को हम चर्चा में लेकर आए हैं और वो चर्चा है कि आज भारतीय निवेशकों ने दुनिया को दिखा दिया कि हम में कितना है दम। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज भारत ने लंबे समय बाद, कहूं तो सितंबर 2024 के बाद नवंबर 2025 में लगभग 14 महीने बाद अपना वो स्तर टच कर लिया जिसे शायद वो एक बार छूकर इतिहास बना दिया था। आज हमने फिर से वो कर दिखाया जिसके लिए दुनिया हमारी तरफ देख रही थी कि यार भारत का बाजार 85,000 का अंक छुआ है। साथियों, आज हमने 86,000 का सेंसेक्स में स्कोर टच कर दिया। ये वो नंबर है जिसे ऑल टाइम हाई कहा जा सकता है। यानी कि वर्ष 1986 में जब सेंसेक्स का गठन हुआ, या फिर ये कहिए कि जब ट्रेडिंग के अंदर ये नंबर चलने शुरू हुए, जब 100 की बेस वैल्यू से सेंसेक्स शुरू हुआ, आज वो 86,000 तक पहुंचा है। 39 साल के सफर में ये अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है। आज भारतीय बाजार ने जो अंक छुआ है, वो निश्चित ही काबिले तारीफ है। लेकिन उस तारीफ से भी ज्यादा जो चर्चा है वो इस बात की कि भारतीय बाजार ने ये उस समय छुआ जिस समय परिस्थितियां सितंबर से लेकर के अब तक बदली कतई नहीं है। सितंबर में ट्रंप के लिए चुनाव होना, नवंबर में ट्रंप का चुनाव जीत कर आना, अमेरिकी बाजार से भारत को नुकसान आना, जैसे जैसे शुरू होता गया भारतीय बाजार नीचे गिरता चला गया। जो सितंबर 2024 में 85,000 के अंक पर खड़ा हुआ सेंसेक्स था, वो 73,000 अंक तक पहुंच गया था। इतना बुरी तरह पिछड़ा बाजार क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ वॉर जो छेड़ दिया था। हमें लगने लगा था कि हमारे एक्सपोर्ट्स बाधित होंगे, भारतीय बाजार खराब होने लगेगा। लेकिन भारतीय निवेशकों ने जब खुद से भारत की पहचान में अपनी ताकत झोंकी कि भारतीय हम इसलिए हैं क्योंकि हम आप पर निर्भर नहीं करते और हम आत्मनिर्भर होते हैं। बस ये जो निवेशकों की थॉट थी, इसने घरेलू निवेशकों को साहस दिया। विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार पर भले ही विश्वास कम रहा हो, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसीज को वो नोटिस कर रहे थे, लेकिन भारतीय निवेशकों ने रिकॉर्ड तोड़ इन्वेस्टमेंट किया। ये रिकॉर्ड तोड़ इन्वेस्टमेंट 7 लाख करोड़ रुपए का था। पिछले वर्ष जो 5.25 लाख करोड़ का था, इस वर्ष 7 लाख करोड़ का भारतीय निवेशकों ने भारतीय बाजार में निवेश किया। और वो इतना था कि इसने पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया। आज के सेशन में जिक्र करेंगे कि आफ्टर ऑल ये हुआ कैसे? कैसे संभव हुआ कि भारतीय बाजार तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उठ खड़ा हुआ? क्या विदेशी नीतियों में हमने कोई बड़ा परिवर्तन किया? क्या भारतीय निवेशकों की विश्वास बहाली में सरकार का कोई बड़ा योगदान रहा? या फिर यह कहा जाए कि भारतीय निवेशक अभी भी उम्मीदों के साथ जी रहा है कि कुछ तो एक दिन अच्छा होगा? या फिर यह कहा जाए कि उसकी फितरत बन चुकी है कि उसे बस चढ़ते ही जाना है? कहीं ये तो नहीं कि भारतीय निवेशक किसी भ्रम में जी रहे हों? कहीं बाजार के साथ कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा है? कहीं कुछ कंपनियों के स्टॉक्स को जबरदस्ती दिखाने के लिए तो नहीं बढ़ाया जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि लोग बढ़ते सेंसेक्स के बावजूद पोर्टफोलियो में नेगेटिव में बैठे हुए हैं? पोर्टफोलियो में कंपनीज परफॉर्म कर क्यों नहीं रही हैं? सेंसेक्स अगर चढ़ रहा है, निफ्टी 50 इंडेक्स अगर चढ़ रहा है, तो भी लोगों के पोर्टफोलियो रो क्यों रहे हैं? आज के सेशन में जिक्र करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, निफ्टी ने भी सेंसेक्स के साथ फिर से ऑल टाइम हाई टच किया। ये सुर्खियां बनी और हमने आपको कल एक जानकारी दी थी कि एशिया की सबसे कमजोर करेंसी रुपया है, उसके बावजूद भी बाजार ऊपर चढ़ गया है। ये तो अपने आप में एक चर्चा का विषय बनता है। रुपया कमजोर है, इससे निवेशकों को, जो विदेशी निवेशक हैं, उन्हें मुनाफे की स्थिति बनती दिखती है कि अब उन्हें कम दामों में भारत के ज्यादा स्टॉक्स मिल जाएंगे। लेकिन वाइसे वर्सा कमजोर क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण अगर यह है कि भारत के बाजार में अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं है। अगर उसका इंटरेस्ट होता तो रुपया मजबूती से खड़ा होता, तो फिर विदेशी निवेशक और आता तो बाजार को वैसे भी लाभ होता। तो ऐसी स्थितियों के बावजूद, ट्रेड डील ना होने के बावजूद भारतीय बाजार जो आज रिकॉर्ड कारोबार कर गया, आज निफ्टी ने करीब 100 अंक चढ़कर 26,298 तक पहुंचा और 400 अंक चढ़कर के जो सेंसेक्स है वो 86,000 का अंक टच कर गया। बंद होते होते 85,720 तक पहुंचा और वो जो हाई है वो 86,055 का टच कर गया। ये बड़ी बात है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 720 का जो आंकड़ा छुआ है, इससे पहले पिछले साल 27 सितंबर को 85,571 का अधिकतम अंक छुआ था। वहीं निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी ने आज अपना जो हाई था वो टच किया था 26,310 और उसके बाद में जब वो क्लोज हुआ तो 26,215 के ऊपर वो क्लोज हुआ। मेरे प्यारे साथियों, ये तमाम जो नंबर्स हैं जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं,
ये वो नंबर्स हैं जो बाजार के अंदर दिखाते हैं कि कंपनियां कैसे परफॉर्म कर रही हैं। साधारण भाषा में कहूं तो सेंसेक्स के अंदर देश की टॉप 30 कंपनीज की सेहत बताई जाती है और निफ्टी 50 के अंदर देश की टॉप 50 कंपनीज की सेहत बताई जाती है कि इनके स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो टॉप 30 शेयर हैं, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर ही सेंसेक्स तैयार होता है। वैसे ही निफ्टी 50 के अंदर देश के जो 50 टॉप शेयर हैं, उनसे निफ्टी 50 का अंक तय होता है। इसका मतलब यह तय है कि देश की टॉप 30 या 50 कंपनीज बेहतर कर रही हैं। ये सब बेहतर कर रही हैं, उसके बावजूद भी पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो क्यों कहा जा रहा है कि वो बुरी तरह रो रहा है, उस पर भी हम चलेंगे। सेशन के अंत तक वहां हम पहुंचेंगे। लेकिन आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न आएगा कि अगर सेंसेक्स बढ़िया कर रहा है और पोर्टफोलियो बिगड़ रहा है, इसका मतलब अगर हमें निवेश करना ही है, तो निवेश में हमें कंपनियां ढूंढना बहुत मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। जब दिख रहा है कि सेंसेक्स बढ़िया कर रहा है, तो फिर तो इंडेक्स फंड बेहतर चीज निकल कर आती है, या फिर ढूंढ लो कि इन 30 कंपनियों में कौन सी बढ़िया कंपनी काम कर रही है, वहां पर निवेश कर देंगे। ये साधारण निवेशक सोचने में सोच देता है ऐसी कि यार फिर तो बढ़िया है ना कि वहीं चल के निवेश कर लो। लेकिन जितनी भी सेंसेक्स की टॉप कंपनीज हैं, उनके स्टॉक्स सामान्यतः महंगे भी होते हैं। तो एक छोटा निवेशक या मझला निवेशक जो होता है, वो चाहता है कि उसको कम दाम में ज्यादा स्टॉक मिले। वो जो पेनी स्टॉक से ऊपर निकल कर चला है, स्मॉल मिड कैप के अंदर जो यात्रा कर रहा है, वो सामान्यतया लिस्टेड या इंडेक्स कंपनीज की जो इंडेक्स फंड की जो इंडेक्स की जो कंपनीज हैं, उनमें जाने से पहले थोड़ा-सा अपने आप को कंजर्वेटिव रख के चलता है कि कम दाम में ज़्यादा माल ले लेते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं दिखाई देता इंडेक्स कंपनीज के अंदर जो टॉप 30 या टॉप 50 कंपनीज हैं। वेयर एज़ जो मिड कैप कंपनीज हैं या स्मॉल कैप कंपनीज हैं, जिनके नंबर्स बड़े-बड़े होते हैं, बड़ी मात्रा में कंपनीज होती है और उनके अंदर वेरिएशन बड़ा आता है। जैसे कहते हैं ना कि ₹1 का शेयर है, ₹50 तक का बन जाएगा, तो हमको लगता है कि ये हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ 250 का शेयर था, तो उसको 250 से एक का ₹50 बनने में और 250 का 7,500 बनने में बहुत दिक्कत आएगी। तो वो वाला जो अंतर है ना, उसको देखते हुए लोग मानकर चलते हैं कि छोटे स्टॉक्स यानी स्मॉल कैप और मिड कैप जो हैं, उनमें निवेश सुरक्षित निवेश लगता है और भारतीय निवेशकों की घरेलू जो डोमेस्टिक निवेशक हैं, अक्सर वो स्मॉल और मिड में इन्वेस्ट करके इसलिए चल रहे होते हैं कि वहां उन्हें दिखता है कि स्कोप जो है वो बहुत ज्यादा है। वहीं पर वैल्यू के हिसाब से जो इस्टेब्लिश हो चुकी फर्म्स हैं या कंपनीज हैं, उनमें इतना एकदम बायोंसी नहीं आएगी। वो इसी तरह से शैने-शैने धीरे-धीरे चलती हुई ऊपर जाएँगी। खैर, अब हम बढ़ते हैं इस बात को लेकर के कि जब हमें पता है कि ये स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, ये स्टॉक घट रहे हैं, तो हमें कोई बता देना कि यही स्टॉक है, ये ले लेना चाहिए। देखिए, सामान्यतः ये काम रिसर्च एनालिसिस का होता है और जो रिसर्च एनालिस्ट हैं, वो इस कंपनी के साथ मैंने देखे हाल ही में, यूनिवेस्ट नाम से एक एप्लीकेशन है जिस पर मैंने स्टॉक्स सही चल रहे हैं, कौन से स्टॉक्स में इस इंटरेस्ट किया जा सकता है, किसको देखा जा सकता है। आप भी चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। बढ़िया से इसके अंदर सजेशंस दिए हुए हैं अपने रिसर्च के माध्यम से कि ये स्टॉक्स बढ़िया हैं। आप भी चाहें तो चेक कर सकते हैं। सेबी रजिस्टर्ड जो एनालिस्ट हैं, ट्रेड एनालिस्ट हैं, उनकी राय आपको यहाँ पर मिलती है। इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दिया है। अब सवाल बनता है कि भारत ने पिछले साल सितंबर के अंदर जो अंक छुआ था, आज हमने उसको क्रॉस कर दिया है और रिकॉर्ड हाई बना लिया है। लेकिन इसमें भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो टॉप 30 कंपनी है, उनमें से 11 कंपनी के शेयर के अंदर गिरावट दर्ज की गई। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के जो शेयर हैं वो टॉप परफॉर्मर थे, लेकिन जोमेटो और कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो गिरावट में दर्ज की गई। 12 साल के अंदर 21,000 से 86,000 का सफर तय करने वाला जो सेंसेक्स है, इसकी जर्नी में 23 से लेकर के 23 वर्ष 2023 में 23 से अगर देखेंगे तो जिस तरह की तेजी आई, वो 23 से आई हुई तेजी काफी कंसिडरेबल है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो 62-63 पर वो 3 साल तक जमा रहा, 21, 22, 23 जमा रहा। उसके बाद में अचानक 20,000 अंक की वृद्धि आई 24 के अंदर। ऐसे ही अगर आप देखें तो 20 में ये जमा रहा 47,000 के आसपास, फिर 21 के अंदर 20,000 लगभग 15,000 अंक की तेजी आई। ये जो वृद्धि है, ये भारत के सेंसेक्स की वृद्धि को दर्शाती है। निवेशकों में जिस बात का लेकर उत्साह है वो ये कि बाजार का ओवरऑल ग्रोथ हो रहा है और ओवरऑल ग्रोथ ऐसे समय पर जब तक अमेरिका का हमारे ऊपर टैरिफ चल रहा है, जो 50% का उसने हमारे ऊपर प्यूनिटिव तरीके से लगाया हुआ टैरिफ है कि भैया तुम रूस से तेल खरीदते हो, ये पकड़ो, वो अभी भी चल ही रहा है, वो हटा नहीं है, उसके बाद भी हम कर गए। तो अब सवाल बड़ा है, ऐसा हो कैसे गया? कैसे बाजार चल गया? तो देखो इसके पीछे के कुछ कारण हैं। उनमें निश्चित ही अमेरिका कारण है, ये तो हम सब जानते हैं। अमेरिका की वजह से दुनिया प्रभावित होती है, ये आपको पता होना चाहिए। दुनिया में 85% देश ऐसे हैं जो ट्रेड करते समय डॉलर में ही ट्रेड करते हैं। तो डॉलर के मुकाबले दुनिया की कोई भी करेंसी टिक नहीं पाती, मतलब उन्हें उसके साथ ही चलना होता है। तो अमेरिका जो डिसाइड करता है वो होता है।
अब डॉलर कितना आसानी से बाजार में उपलब्ध होगा, यह तय होता है अमेरिका की बैंक के माध्यम से, जिसे फेडरल रिजर्व कहा जाता है। जैसे भारत के अंदर रुपया कितना आसानी से उपलब्ध होगा, यह तय करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से। ऐसे ही अमेरिका में जो फेडरल रिजर्व बैंक है, वो डॉलर कितना आसानी से दुनिया को उपलब्ध होगा या खुद के देश में उपलब्ध होगा, वो तय करती है अपनी पॉलिसी के माध्यम से। पॉलिसी कट के थ्रू वो तय करती है कि क्या इंटरेस्ट रेट्स रहेंगे। अभी क्या बयान चल रहा है कि अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक जो है वो आने वाले समय में अपनी स्थिति को कमजोर पाते हुए, यानी कि इकोनॉमिक स्थिति अमेरिका की कमजोर पाते हुए अपनी रेट में कटौती कर सकती है। अब फेड की रेट में कटौती का मतलब आसान भाषा में यह है कि डॉलर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, ऐसा बाजार को लगता है। और डॉलर आसानी से उपलब्ध होने का मतलब है कि उस डॉलर का बाजार में निवेश खुलकर होगा। इस तरह से बाजार वहां से चलता है। ठीक है। दूसरा, इस समय दुनिया में ओवरऑल वैसे भी ग्लोबल तेजी चल रही है। ना केवल अमेरिकी बाजार बल्कि दुनिया भर के एशिया पैसिफिक के भी बाजार में तेजी चल रही है और उसको आप यहां पर देख भी सकते हैं। जो डाउ जोन्स देख लें, एस-एन-पी, नैस्डैक, ये तमाम यूरोपियन बाजार देख लें, एशियन बाजार देख लें, सब में इस समय तेजी का माहौल है। तो एक ग्लोबल इंपैक्ट है कि बाजार तेज चल रहे हैं तो सभी चल रहे हैं, बाजार गिर नहीं रहे हैं तो सब चल रहे हैं। अच्छा, स्टॉक मार्केट के अंदर सब तरह की तेजी के बीच में रशिया का इंपैक्ट भी पड़ता है और वो क्या है? ट्रंप जिस तरह से भारत को यह कहते हुए आ रहे थे कि आप रूस से तेल मत खरीदो, मैं आपके ऊपर 50% टैरिफ लगाकर आपको रोक रहा हूं। लेकिन इसी बीच में अमेरिका यूक्रेन और रशिया के बीच में समझौता कराने के लिए तैयार है। उनकी तरफ से विटकॉफ नाम के एक व्यक्ति को भेजा गया है रूस की यात्रा पर। वो जा रहा है अगले हफ्ते। वो जाकर के रूस के साथ सहमति बनाएगा। यूक्रेन को ऑलरेडी 28 पॉइंट्स दे दिए गए हैं सहमति के। यूक्रेन उनमें से कई से पॉइंट पर मान गया, कुछ पॉइंट्स पर नहीं माना है। तो इसके लिए अमेरिका प्रयास कर रहा है कि रशिया यूक्रेन को मनाकर ये जो युद्ध चला आ रहा है, जो चौथे साल में एंट्री कर चुका है, 4 साल जिसको अब हो जाएंगे, वर्ल्ड वॉर जैसा जो युद्ध बन गया है, बोले इसको रोका जाए। इसको रोकने के लिए अमेरिका तमाम वो प्रयास कर रहा है। तो दुनिया को अब दिखने लगा है कि अब ये युद्ध रुकेगा ही। मतलब ये असमय, मतलब असंभव काल, मतलब असीमित काल तक नहीं चलता रहेगा, इतना लंबा नहीं खिंचेगा। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, ये बाजार में पॉजिटिव सेंटीमेंट लेकर आ रही है। इसका एक बड़ा कारण भी है, रूस से तेल खरीदना जब बाधित हुआ, तो रूस ने तेल बहुत सस्ता कर दिया। रूस ने इतना सस्ता तेल कर दिया कि तेल की कीमतों में बाजार में गिरावट आ गई। तेल सस्ता हुआ तो बाजार के अंदर सप्लाई आसान हो गई, मतलब तेल से सीधी-सीधी महंगाई प्रभावित होती है। तो इसने तेल सस्ता किया, $60 प्रति बैरल से भी नीचे कर दिया। अब मार्केट के अंदर उपलब्ध हो रहा है, तो बाजार को सस्ता तेल मिल रहा है। तो तेल सस्ता है, तो जो एसेंशियल चीज़ है, वो सस्ती जब मिल रही है, क्योंकि इसने सस्ता किया तो औरों को सस्ता करना पड़ रहा है, बाजार टूट रहा है। इससे कहीं न कहीं बाजार में उपलब्धता जो है वो तेल की आसानी से बढ़ रही है। और क्या हो रहा है? एक और है और वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा खरीदारी। क्या हुआ ना साथियों, भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों ने इंटरेस्ट लेना थोड़ा रोका हुआ है। वो निवेश का साधन ढूंढ रहे हैं अभी भी अमेरिका में, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कुछ ही समय के अंदर जो वहां की एनवीडिया कंपनी है वो 1 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन तक पहुंच गई। तो निवेशक जो पैसा लगाकर बैठा था वो वहीं ले गया। उसको लगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज है वो अमेरिकी बाजार में ही बाजार को ऊपर ले जाने में कामयाब हो रही हैं, तो वो किसी दूसरे देश में क्यों जाए। तो विदेशी निवेशक यहां से निकल कर चला गया था, बहुत ही कम निवेश कर रहा है। अगर आप डेटा को देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत के अंदर ना ये निवेशक के जो आंकड़े हैं, जैसे ना नवंबर के अंदर आप 25-26 नवंबर को देखें तो 785 करोड़, 4,778 करोड़ ये विदेशी निवेशक लेकर एंटर किया है। लेकिन अगर आप 24 नवंबर को देख रहे हैं तो 4,000 करोड़ ये निकाला भी है। ऐसे 21 नवंबर को देख रहे हैं तो निकाला है। मेजर लाल है मामला, निकाल ज्यादा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर को देखें, आप और हम जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को देखें, उनका निवेश लगातार हरा-भरा है, मतलब कि वो निवेश पर किए पड़े हैं। मैंने इसीलिए कहा था शुरुआत में कि घरेलू बाजार ने माहौल पकड़ लिया, रोक लिया, ठीक है? तो घरेलू बाजार का अगर आप निवेश देखें तो नेट जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, उसका निवेश हद दर्जे का है। कितना है? 7 लाख करोड़ का डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है, जो पिछली बार 5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट किया हुआ था। 5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट करने वाला 7 लाख का इन्वेस्टमेंट करके बैठा है। इसका मतलब हमारे घरेलू निवेशकों ने बाजार को रोक रखा है अमेरिका के सामने या विदेशी निवेशकों के सामने कि तुम्हें पैसा ले जाना है ले जाओ, हम अपना निवेश करके करेंगे। आप पूछेंगे ये कैसे हो रहा है? इसके पीछे सरकारी नीतियों का हाथ है। कैसे? अभी दिवाली से जस्ट पहले जो सरकार ने जीएसटी के रेट में कटौती करी, उससे क्या हुआ कि बाजार के अंदर डिमांड इंक्रीज हुई थी। आपने देखा होगा रिकॉर्ड स्तर पर भारत के अंदर खरीदारी हुई। लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास का आंकड़ा बाहर निकल कर आया बाजार में कि बाजार में इतनी रिकॉर्ड खरीदारी हुई। वो बात अब सीधा-सीधा लैंड होती है इस समय
शादियों के सीजन में, क्योंकि दिवाली के बाद बाजार के अंदर बहुत ही तेजी आती है। शादियों के सीजन में भी उसी जीएसटी कटौती का लाभ हुआ। ग्राहक अभी भी खरीदने निकला हुआ है। आप अगर एक चीज ऑब्जर्व करें तो गोल्ड इतना महंगा अभी भी है कि निवेशक उसको खरीदने की जगह वस्तु खरीद रहा है, घर के अंदर कुछ ऐसी चीजें खरीद रहा है, शादियों में देने के लिए भी गोल्ड की जगह उसके ऑल्टरनेटिव्स की बच्चे को, मतलब अगर शादी के अंदर कुछ गिफ्ट्स देनी है तो गिफ्ट्स के अंदर गोल्ड की जगह कोई अच्छा सामान गिफ्ट में दे दिया। तो ये जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के मोड निकल कर आए, इसने बाजार को तेजी दी। बाजार को तेजी दी यानी मांग बढ़ाई, मांग बढ़ाई, मांग बढ़ने से प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो वह आपको दिखा, क्योंकि कंज्यूमर जो है ना, हमारा नेशनल कंज्यूमर जो है, वो डिमांड को बढ़ाने में बिजी हो रखा है। जब डिमांड वो बढ़ा रहा है तो बाजार में तेजी स्वतः ही आ रही है। तो क्या विदेशी निवेशक की वजह से? नहीं, सरकार की जो कटौतियां हुई ना जीएसटी रेट में, उसने सीधा सीधा असर डोमेस्टिक बाजार पर डाला और निवेशक ने इंटरेस्ट दिखाया। क्योंकि अगर कोई कंपनी ये बता रही है हमने पिछली साल इतनी कार बनाई थी, अब हम इस साल इतनी कार बना रहे हैं, तो ऑटोमोबाइल का जब पता चल रहा है कार बढ़ रही है, तो भाई निवेशक को भी तो दिख रहा है कि यार कंपनियों ने कार ज्यादा बनाई है, चल इसमें पैसा लगा, ज्यादा कमाएंगे। इस तरह से निवेशकों का विश्वास कंपनी पर चढ़ने लगा। तो सरकार ने अपने इंटरनल तरीके से बाजार को सपोर्ट कर दिया, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने बढ़ा दिया। यहां पर अगर आप देखें तो यह आंकड़ा दिखाता है कि हमने 7 लाख करोड़ का निवेश किया पिछली बार की तुलना में। उससे पहले 23 में हमने 1,84,000 करोड़ का ही निवेश किया था। साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना हुआ, और वो क्या है? आजकल भारतीय निवेशक बड़ा स्मार्ट हो गया है। छोटी-छोटी सेविंग्स कर रहा है। छोटी-छोटी सेविंग्स में म्यूचुअल फंड्स की सेविंग, और जो मिडिल मतलब सिटीज़ हैं, छोटी सिटीज़ जो हैं, स्मॉल टाउन इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में इंटरेस्ट बढ़ा दिया। आप सोचिए 2021 में अगर इन्वेस्टमेंट 2,832 करोड़ रुपए का था म्यूचुअल फंड्स में, वो 10,000 करोड़ तक पहुंच गया। तो लोग ना एसआईपीज़ में बहुत ज़्यादा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने लगे हैं। इस वजह से बाजार को अपने घरेलू निवेशकों का साथ मिल गया। और भारत की जो मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो भी 3 से 5 दिसंबर के बीच में अपनी आखिरी पॉलिसी मीटिंग करने वाली है। तो हो सकता है कि वो रेपो रेट के अंदर कुछ कटौती करे और बाजार में और पैसा आसानी से आने दे। तो हमारे देश में भी घरेलू निवेशक के पास पैसा, पॉलिसी इंटरेस्ट रेट के अंदर कटौती और जीएसटी के अंदर जो कटौती, ये सब ऐसा माहौल है जिसने डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को बहुत बढ़ा दिया। लेकिन क्या ये देश के लिए अच्छा है? देखिए, हमारे देश के मोटिवेशन के लिए अच्छा है, लेकिन अल्टीमेटली अच्छा तभी होता है जब विदेशी निवेशक आपके बाजार में इंटरेस्ट लेने आए, चाहे फिर वो एफडीआई के माध्यम से आए, चाहे एफआईआई के माध्यम से आए, एफपीआई के माध्यम से आए, यानी कि वो आपके स्टॉक बाजार में आए या सीधा कंपनियों के पास आए। तो देखो, हमने एफडीआई के लिए तो बाजार सजा दिया है, क्योंकि जिस तरह से हमारे प्रोडक्शन बढ़े हैं, उससे एफडीआई की तरफ उनका रुझान बढ़ेगा कि यार ये कंपनी इस देश में अच्छा कर रही है, चलो इसमें निवेश करते हैं। वहीं बात आए शेयर बाजार के बढ़ने की, इसने अब उनका ध्यान अपनी ओर खींचा होगा कि यार भारतीय बाजार तो खुद से ही इस तरह बढ़ रहा है, और अभी तो टैरिफ पर कोई बातचीत भी नहीं हुई है, ट्रेड पॉलिसी भी नहीं आई है। जिस ट्रेड पॉलिसी ने 85,000 से 73,000 इनको गिराया था, 12,000 अंक गिराया था, अगर वो डील बन गई तो सीधा 12,000 और ऊपर चढ़ेगा, यानी कि इसी साल ये तो 98,000 पहुंचेगा, लाख को पार करेगा। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, वो इन्वॉल्व होने के लिए हमने दाना डाल दिया है। विदेशी निवेशक आंखें लगाए बैठा है कि चलो अब भारतीय बाजार में वो लौटेगा। बस एक बार सुगबुगाहट हो जाए कि हाँ भाई, भारत का बाजार, मतलब ट्रंप जो है वो भारत के साथ बढ़िया व्यापार करने जा रहे हैं। अब इसके बाद में एक पॉइंट और आता है, और वो पॉइंट क्या आता है साथियों? इसी बीच में एक न्यूज़ चलती है, और वो ये है कि पोर्टफोलियो जो है ना लोगों का, वो ब्लीड कर रहा है, रो रहा है। लोगों का कहना है कि साहब देखो, आप सारी बातें सही कर रहे हो, भारतीय बाजार में सब बढ़िया चल रहा है, सब ग्रीन है, सब ग्रीन है, लेकिन कुछ रेड भी हो रखा है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। और इसी बीच में खबर निकलती है कि इतना बाजार चढ़ रहा है, उसके बाद भी पोर्टफोलियो रो रहा है। अब ये पोर्टफोलियो की कहानी क्या है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखो क्या है ना, जैसे आप और मैं अपने लिए कुछ स्टॉक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं कि साहब हम इस स्टॉक्स के ऊपर अपने अपने आप को रोक कर चलेंगे कि साहब हम इन्हीं में पैसा लगा के रखेंगे, ये बढ़ेंगे और घटेंगे। देखो, आम भारतीय जो कि बहुत ज्यादा निवेश पर निर्भर नहीं रहता, मतलब वो एक्टिव ट्रेडर नहीं होता, पैसिव ट्रेडिंग में रखता है, वो क्या करता है कि अपने लिए कुछ स्टॉक सेलेक्ट करके रख लेता है। वो जो कुछ स्टॉक सेलेक्ट करके चलता है ना, उसकी दिक्कत कहां हो जाती है कि उसके कुछ स्टॉक्स सामान्यतया स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा लैंड करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अचानक जो, मतलब अलादीन का चिराग फटके निकलेगा ना, वो इन्हीं में निकलेगा। जो कि और जो सेंसेक्स के अंदर, इंडेक्स के अंदर जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, टॉप 30 या टॉप 50, वो तो एक नियत पाथ पर गति करेंगी। उनको तो कोई क्या ही लेगा। हमको तो अचानक ग्रोथ चाहिए। मतलब कल को इस स्टॉक के भाव बढ़कर इतने हो गए, उस सुर्खी के भागीदार हम हों। ये तो एक कारण है। दूसरा कारण क्या होता है कि स्मॉल कैप, मिड कैप के जो शेयर्स होते हैं, वो तुलनात्मक रूप से सस्ते होते हैं। तो भारत के अंदर जो जनरलाइज्ड थॉट है, परसेप्शन है, वो ये कि अगर हम पोर्टफोलियो भी बनाते हैं तो उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप का
अंश बढ़ाकर रखते हैं, मतलब कि हिस्सेदारी उसकी थोड़ी ज़्यादा होती है। उसका नुकसान उसका फ़ायदा क्या होता है कि जिस दिन बढ़ेगा पोर्टफ़ोलियो एकदम बढ़ेगा। लेकिन जिस समय बाज़ार में सेंटिमेंट नेगेटिव हो रखा हो, अब आप कहेंगे अभी इतना माहौल बनाया आपने, सेंटिमेंट पॉज़िटिव हो रखा है, अब नेगेटिव की बात कहाँ से कर रहे हो? बताता हूँ। देखो, अभी जितनी भी बातें मैंने करी कि गाड़ी बना रही है कोई कंपनी, कपड़े बना रही है कोई कंपनी, देश के अंदर त्योहारी सीज़न चल रहा है, दिवाली का सीज़न चल रहा है। आपने कौन-सी स्मॉल कैप कंपनी के माल को या मिड कैप कंपनी के माल को प्रमोट होते हुए देख लिया? जब लोग प्रोडक्शन की बात करते हैं, जब घर के अंदर डोमेस्टिक यूज़ की बात करते हैं, तो जनरलाइज़ तरीका ये है कि वो देश के अंदर टॉप कंपनियाँ तलाशते हैं कि साहब हमको ऑटोमोबाइल में चाहिए तो इस कंपनी की गाड़ी लेंगे, हमको घड़ी चाहिए तो इसकी लेंगे, हम ये काम करेंगे। ब्रांडिंग का असर पड़ता है, तो बाजार में जो सस्टेनेबल तरीके से चल रहे हैं, वो बड़े ब्रांड्स हैं। लेकिन जो छोटे ब्रांड्स हैं, जो सर्वाइवल में कहीं न कहीं एक्सपोर्ट आधारित हो रखे हैं, जिन्हें ओवरऑल एक्सपोर्ट आधारित होना है, मार्केट की डिमांड के साथ-साथ जिन्हें अलाइन करना है, वो कहीं न कहीं अभी इंतज़ार में है कि उनके दिन भी अच्छे आएँगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एनएफटी उठाकर देखेंगे, तो स्मॉल कैप लाल हुआ पड़ा है, स्मॉल कैप, मिड कैप इनके जो स्टॉक्स हैं वो लाल हुए पड़े हैं। मतलब ये है कि इनमें ग्रोथ नहीं आ रही है। मतलब जो लार्ज कैप है उसमें ग्रोथ चल रही है। स्मॉल कैप और मिड कैप में ग्रोथ नहीं है और इसी चक्कर में ये बियरिश मॉडल में फँसे हुए हैं। ये अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कब तक करेंगे स्ट्रगल? देखिए, मार्केट के सेंटीमेंट को ध्यान में रखा जाए, निवेशक अगर समझदारी दिखाए, तो जब वो सेंसेक्स पे ध्यान लगाकर बैठा है, तो इन कंपनियों पर भी सकारात्मक होकर के ध्यान लगा सकता है क्योंकि ओवरऑल बाजार में कहीं न कहीं वो भी कंट्रीब्यूट कर ही रहे होते हैं। सभी लोग ब्रांडेड माल भी नहीं खरीद रहे होते, बाकी कंपनियों का माल भी खरीद रहे होते हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप हमारे देश की मतलब रीढ़ तो है ही ना। साथ ही साथ में ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं और भारतीय बाजार को भी है कि जिस दिन ट्रेड डील हो जाएगी, उस दिन तो डेफिनिटली इनका चांदी-चांदी होनी ही है। तो इनके लिए मान लेते हैं कि उस दिन बाजार चांदी वाला होगा जिस दिन ट्रेड डील हो जाएगी। बाकी जिस तरह सेंसेक्स चल रहा है, उसके नीचे सब अच्छा नहीं है। ये जो थॉट प्रोसेस है, ये कहीं न कहीं भारतीय निवेशकों को बदलनी होगी। भारतीय निवेशकों को निवेश के लिए सेंसेक्स के साथ-साथ अन्य कंपनियों पर भी विश्वास करना होगा। हालात ये हैं कि मतलब जो स्मॉल कैप है ना, वो तो बेचारा एकदम लाल होकर पड़ा है, जिस समय ये सेंसेक्स और निफ्टी उठे पड़े हैं, इधर की तरफ आप अगर वो देखें तो इनके हाल बहुत बुरे हैं, ठीक है? तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि बाजार को अभी बहुत से स्टॉक्स के ऊपर नज़र बनाए रखनी है। बहुत से स्टॉक्स पे उम्मीदें हैं कि ये ऊपर जाएँगे और ये नीचे जाएँगे। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि भारत की ट्रेड डील का असर हो, तो उसका अपडेट ले लो। हमारे डिप्लोमैट्स का 27 तारीख का है कि उनकी मीटिंग अभी वॉशिंगटन के अंदर चल रही है। हमारी वॉशिंगटन के अंदर जो मीटिंग है, उस पर लगातार बातचीत है कि भारत और अमेरिका के बीच कुछ जल्दी ही होगा। कॉमर्स सेक्रेटरी पार्लियामेंट्री पैनल को इसके बारे में जानकारी जल्दी ही देने वाले हैं और इस बात को लेकर के हमारी तरह पूरा बाजार उम्मीद लगाकर बैठा है कि ट्रेड डील जब होगी तो कुछ अच्छा होगा। इसके बीच में भी अगर आपको लगता है कि कौन-सा स्टॉक आपको देखना चाहिए, आप यूनिवेस्ट को जाके चेक कर सकते हैं। मैंने इसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ पर सेबी रजिस्टर्ड जो एनालिस्ट हैं, ट्रेड एनालिस्ट हैं, उनकी राय आपको यहाँ पर मिलती है। थैंक यू सो मच।